घोतक उन परंपरागत असत्यों में से नहीं है जिनका हम सभी मानव संबंधों को यथासंभव सुखद बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरी राय में यह प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि विश्वास भंग न हो। और प्रधानमंत्री महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि यदि ऐसा करके आपने हमें उन लोगों की दया पर छोड़ दिया जिन्होंने हमारे कल्याण में कोई रुचि नहीं दर्शाई है और जिनकी समृद्धि और महानता हमारे विनाश और अधोगति पर टिकी हुई है, तो दलित वर्ग इसे महामहिम की सरकार द्वारा किया गया महान विश्वासघात मानेंगे। अपने इस कथन के लिए भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे सांप्रदायवादी कहेंगे, लेकिन मैं इससे नहीं डरता। भारत एक विलक्षण देश है, उसके राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग विलक्षण है। भारत में देशभक्त और राष्ट्रवादी वह माना जाता है जो अपने बंधुओं के साथ अमानुषिक व्यवहार होता देख सके और उसकी मानवता विरोध में न खड़ी हो। वह जानता है कि पुरुष स्त्रियों को कारण ही उनके मानव अधिकारों से वंचित रखा जाता है, लेकिन उसका नागरिकता बोध उसे किसी उपयोगी कार्य के लिए नहीं उकसाता। वह देखता है कि एक पूरे वर्ग के लिए लोक नियोजन के द्वार बंद है, लेकिन यह देखकर भी उसका न्याय और ईमानदारी का बोध नहीं जागता। वह देखता है कि ऐसे सैकड़ों रिवाज समाज में प्रचलित हैं जो मनुष्य और समाज को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें जुगुप्सा का भाव उत्पन्न नहीं होता। देशभक्त की एक पुकार में जो शक्ति है वह उसी के लिए नहीं वरन उसके समस्त वर्ग के लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे खुशी है कि मैं देशभक्तों के उस वर्ग का नहीं हूँ। मेरा संबंध तो उस वर्ग से है जिसका लोकतंत्र के प्रति एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण है और जो एकाधिकार को समूल नष्ट करने के लिए कृत संकल्प है। हमारा लक्ष्य जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति एक मानवता के आदर्श का प्रतिफल देखना है। चूंकि प्रतिनिधि सरकार उसी साध का एक साधन है, इसलिए दलित वर्ग उसको बहुत महत्व देता है और चूंकि हमारे लिए इसका इतना महत्व है, मैंने आपसे यह आग्रह किया है कि आपकी घोषणा उस स्थिति में उचित होगी जब उपर्युक्त आदर्श प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे कि आपकी दलित वर्गों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन इस पर मेरा उत्तर यह होगा कि पीड़ित जनता के लिए कुछ और ठोस, कुछ और स्पष्ट आश्वासन चाहिए। हो सकता है आप मेरी बातों को इसलिए उपेक्षा करें कि इनसे मेरे अनुचित संदेहों की गंध आती है। इसका मेरे पास यही जवाब है कि किसी बात के प्रति चिंतित होने के लिए उपेक्षा का पात्र होना अत्यधिक आश्वासन के हाथों नष्ट हो जाने से कहीं बेहतर है। अध्याय 9 संघीय ढांचा समिति 23वीं बैठक 16 सितंबर 1931 मद संख्या 2 संघीय विधानमंडल के लिए सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, मैं संघीय संरचना समिति में सदस्य की हैसियत से पहली बार बोल रहा हूँ। महोदय, इस समिति को किन किन समस्याओं पर विचार करना है, इस बारे में आपने हर सदस्य को अपना अपना सामान्य दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मौका दिया है। इस उपयुक्त अवसर का फायदा उठाते हुए हर सदस्य ने आपकी महान सेवाओं की सराहना की है जो अध्यक्ष के रूप में आप इस समिति की कर रहे हैं। हर नए सदस्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में वह जो भी सहमति देगा वह इस शर्त पर होगी कि वह जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता है उसके हितों की रक्षा का ख्याल पहले रखा जाएगा। महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस रीति का अनुसरण नहीं कर रहा हूँ। इसकी वजह यह नहीं है कि इस संबंध में मेरी कोई राय नहीं है या मुझे कुछ नहीं बोलना है, बल्कि मेरी भावनाएं तो बहुत प्रबल हैं और मैं उन्हें व्यक्त करने के बजाय आपके इस निर्देश का जो आपने हम सबको आज शुरू में ही दिया है पालन करना ज्यादा ठीक समझता हूँ कि ऐसे सभी मुद्दों को आमतौर से समिति के विचारार्थ मंजूर हुआ समझा जाएगा। कुछ एक शब्दों के साथ में मद संख्या 2 में जो बहुत सी उपमदें शामिल की गई हैं उनके बारे में अब अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। आपने हम सबको जो ज्ञापन दिया है उसमें इन उपमदों को जिस क्रम में रखा गया मैं उस क्रम का अनुसरण तो नहीं कर रहा हूँ और इस ज्ञापन में
जितनी उप मदों को शामिल किया गया है उनमें से हर मद पर मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ उन्हीं विषयों पर बोलूंगा जिन पर कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ ठोस प्रमाण हैं और जिनके संबंधों में मैं कुछ निश्चित योगदान भी कर सकता हूँ। मैं जिस विषय पर सबसे पहले कुछ कहना चाहता हूँ वह है संघीय विधानमंडल की संरचना। और इससे पहले कि मैं इस विषय में कुछ बोलूं, मैं इस संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भावी भारत का विधानमंडल एक सदन वाला हो या दो सदन वाला। शुरू में ही मैं यह बता दूं कि दो सदनों वाली विधानमंडल प्रणाली में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैंने यह कभी स्वीकार नहीं किया है कि एक और सदन बनाने की भी कोई उपयोगिता हो सकती है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होंगे, चाहे इस बारे में मेरा कैसा भी दृढ़ मत क्यों न हो। मैं यह भी जानता हूँ कि इस सम्मेलन में हम लोगों को इस बात के लिए राजी भी नहीं करा सकते कि एक और सदन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे, मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि अगर दोनों सदनों के बीच के संबंधों को ठीक ढंग से नियंत्रित कर दिया जाए और ऐसे तरीके भी हैं जिनको अपनाने से दूसरे सदन के सिद्धांतों को काट छांट कर छोटा किया जा सकता है, ताकि यह दूसरा सदन भारत के लोकतांत्रिक सरकार के रास्ते में रोड़ा नहीं बने। इसलिए मैं भारत में दो सदनों की प्रणाली शुरू किए जाने के बारे में कोई आपत्ति भी नहीं करना चाहता। अब मैं भारत के संघीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तब पहली बात जो सामने आती है वह यह है कि यह प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होगा या अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। जहां तक संघीय विधानसभा के निचले सदन का संबंध है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। यह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा बनाई जानी चाहिए। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि इस सवाल पर विचार करते समय साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की है कि निचला सदन प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर न बनाया जाकर अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इस कमीशन ने अपनी इस राय को पुष्ट करने के लिए यह कहा कि असलियत में प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई अंतर नहीं है और अप्रत्यक्ष चुनाव तो प्रत्यक्ष चुनाव ही है जिसमें एक कदम पहले ही ले लिया गया होता है। अगर इस तर्क के आधार पर देखा जाए तो शायद बात यही हो, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर है। मेरी राय में सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि भारत के लोगों के दिलों में यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि देश में अच्छी सरकार हो और उसकी जिम्मेदारी अंततोगत्वा उनकी ही है। और मैं यह भी कहने का साहस करता हूं कि जब तक भारत के नागरिकों के दिल में यह बात नहीं बैठती है कि वही किसी सरकार को बनाता है और वही किसी सरकार को खत्म कर सकता है, तब तक हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की असली नींव रखने में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर मेरा यह सुझाव सही है तब इसका मतलब यह है कि हमें चुनाव की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य रखनी पड़ेगी जिससे सरकार और देश के नागरिकों के बीच सीधा संपर्क रह सके। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि केंद्रीय सरकार और नागरिकों के बीच अप्रत्यक्ष चुनाव के इस पर्दे को हटा देना चाहिए जिससे वे अपने द्वारा किए गए चुनाव का असर देश और सरकार तथा स्वयं अपने हितों पर देख सकें। इसलिए मैं किसी भी हालत में ऐसी प्रणाली के अपनाए जाने के बारे में अपनी सहमति नहीं दे सकता जिसमें संघीय विधान सभा के निचले सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव किए जाने का प्रावधान न हो। अब मैं उस सदन के गठन को लेता हूं। मैं संघीय संरचना उप समिति के चुनाव का अनुमोदन करता हूं कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर गठित किया जाना चाहिए जिसमें प्रांतीय विधान परिषदें चुनाव क्षेत्र के रूप में रहेंगी। मैं इस पद्धति का अनुमोदन इसलिए करता हूं कि इसमें चुनाव पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के अलग अलग चुनाव
प्रणालियों के आधार पर न होकर आनुपातिक प्रतिनिधियों के आधार पर होगा। मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश के लिए यह बड़ी ही शुभ बात होगी कि यहाँ एक ऐसा सदन होगा जो गैर सांप्रदायिक होगा, एक ऐसा सदन होगा जिसमें चुनकर आए प्रतिनिधि सिर्फ एक ही समुदाय के नहीं होंगे, बल्कि इस चुनाव का आधार व्यापक होगा। इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर कई एक कारणों से अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली अपनाने से बच नहीं सकते। हम विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। इस बारे में मेरी सिर्फ एक टिप्पणी है जो मैं इस प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूँ। अनुपात के आधार पर प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली के बारे में मेरी कोई आपत्ति नहीं है और जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। इस समिति के सभी सदस्य यह जानते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वे विभिन्न विधानमंडलों में अपने-अपने हितों और वर्गों के किए प्रतिनिधित्व ही नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका इस बात पर भी जोर है कि कुछ निश्चित मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व रहे। मेरी शंका यह है कि हो सकता है कि अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व की प्रणाली में उन्हें उस सदन में कुछ प्रतिनिधि मिल जाएं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि विभिन्न समुदायों के लोगों को उस सदन में उतनी मात्रा तक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा जितना कि वे चाहते हैं, क्योंकि इस प्रणाली के परिणाम के बारे में कभी निश्चित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि संघीय संरचना उप समिति की इस सिफारिश में ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अनुच्छेद 35 के आधार पर इस उपबंध को जोड़ दिया।